हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज हम आ गए हैं दूसरा चैप्टर लेके। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए, एटम की बात हम जब कर रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा एटम है क्या चीज़, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है ना। उसके बाद डाल्टन की एक थ्योरी आई थी। वैसे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने आपको बताया था सीबीएसई से कट हो गए हैं, सिलेबस रिड्यूस कर दिया है इस कोरोना फेज के कारण, बट एक्चुअल में जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि बेस बनाते हैं फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए, वो हमें थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। उसी तरह से इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं उनको जरूर लूंगी। उसका रीजन क्या है कि आपको पता ही नहीं लगेगा एटम के अंदर है क्या। जो आगे की थ्योरीज हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका इनके साथ रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा एटम क्या है, डाल्टन की थ्योरी क्या कहता था, क्या कहती थी उसकी थ्योरी, इनडिविजिबल पार्टिकल। ये वर्ड हमने यूज किया था ना वहां पे कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको कि एक वर्ड दिया गया एटम, एटमॉस वर्ड के साथ कंपेयर करते हुए। तो अब इंडिविजिबल उस टाइम तक तो था, बट हमें पता है लेटर ऑन डिस्कवरीज हुई, हमें पता है उसके बाद एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। सो वो हमारी डाल्टन की थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। तो अब इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, किसने डिस्कवर किया, कैसे किया। ये सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल थोड़े थोड़ा उसका मैं आपको हिंट दूंगी, या आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई। वो आपको उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, चार्ज क्या था, मास कहाँ से आया। ये सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद ही नेक्स्ट फर्दर थ्योरीज आती हैं, या आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एटम का स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग में तो आप चलिए ठीक है सारी बेसिक चीज़ें हैं। प्रेजेंट का जो आप एटम का मॉडल पढ़ रहे हैं वो उसका सब सारा बेस यहीं से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमने कहा ना डाल्टन ने क्या कहा था, इनडिविजिबल पार्टिकल है, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। अब आपको अगर पिछला चैप्टर ध्यान हो, हमने उसके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी की थी, है ना। और याद है मैंने उसमें कहा था, कुछ वर्ड्स बताए थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, वो सारी चीजें यहां अब दोबारा आएंगी क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हमने क्या कहा, ठीक है, एटम्स। लेकिन ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, रिसर्चेस तो होती गई, साइंटिस्ट रिसर्चेस करते गए कि एटम स्टेबल कैसे है, कंबाइन कौन कैसे कर रहा है, डिफरेंट एटम्स। जैसे हमने जो क्वेरीज हमारी पहले थी वो अभी भी थी, तो वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हुई हैं, उनके लिए स्टडीज हुई हैं, साइंटिस्ट ने स्टडी की। वो स्टडी करते करते ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखिए किसने की थी, जे थॉमसन। ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना, ये वही जे थॉमसन है। एक्चुअली हुआ क्या, वैसे तो देखिए अप्रॉक्स 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 ही काउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई। उसमें भी हुआ क्या, एक साइंटिस्ट हुए विलियम क्रूक्स। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस ट्यूब का नाम भी क्रूक्स ट्यूब से फेमस है। इस तरह की जैसे ट्यूब थी, ठीक है, ये इधर आपने एक साइड कैथोड लगा दिया और एक साइड एनोड। ये मैं रफ सा बना रही हूँ, ये आपको डायग्राम आने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, या एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये आगे फर्दर आपका कनेक्टेड है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया क्या उसमें देखिए गैस को लिया हमने लो प्रेशर पे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसका रीजन क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या हाई पे गैस कंडक्शन शो नहीं करती है, तो यहाँ पे हमने लिया गैस एट लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया था विलियम क्रूक्स हैं, उन्होंने स्टडी की थी ये। फर्दर थॉमसन ने वो सारा एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, एंड उसमें से आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट की है नॉलेज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, या रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं कहना चाहिए, रिगार्डिंग कैथोड रेज। बाद में ये चीज़ डिस्कवर हुई कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स, जो रेज है उसमें पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या। देखिए एक साइड कैथोड हुआ, एक साइड एनोड।
उन्होंने वेरियस, जब ये कंडक्शन हुई गैस की, तो उन्होंने नोट किया अलग अलग तरीके से, आप कह सकते हो वेरियस वेज थे जिससे कि नोट किया कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं या रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। हमें पता है कैथोड कितना क्या होता है, नेगेटिव, एंड एनोड पॉजिटिव। ठीक है, अब उसमें भी उन्होंने कई तरीके देखे। सपोज कीजिए कोई एक व्हील या पैडल जैसा बीच में रख दिया तो उसकी शेडो आ रही थी। अच्छा, एक चीज आपकी और, ये जितनी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ उसका कंक्लूजन थॉमसन ने निकाला। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक, तो एक तो हो गया कि शेडो आ रही थी। ठीक, शेडो किसी चीज की कब आएगी? जब कोई पार्टिकल आपका होगा, है ना, पार्टिकल्स का कुछ आप कह सकते हो मास होगा, कोई एक इस तरह की चीज होगी, तभी उसकी शेडो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा व्हील जिसे एक्सेल पे लगा दिया और वो रोटेट करता हुआ देखा। जब रेज इधर से उधर जा रही थी तो वो रोटेट कर रहा था। इसका मतलब उन पार्टिकल्स में कुछ मास है कि वो पुश कर पा रही है उस व्हील, जो व्हील था आपका, या आप कह सकते हो पैडल जो एक्सेल पे लगा था, उसको पुश कर पा रही है कि वो रोटेट कर रहा है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी। इसकी प्रॉपर्टी कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं वो चीज बता रही हूँ जो उन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्व किया। इसी तरह से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखी। उससे क्या पता लगा? डिफ्लेक्शन का, है ना। नेचुरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, आपको जो भी चीज थी, कैथोड रेज थी, बाद में हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन ही, कुछ तो डिफ्लेक्शन शो करेगा ही। तो उन्होंने वो चीज भी नोट की। वो जितनी भी रेज थी वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया कैथोड रेज। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह से फ्लोरेसेंस की बात आई कि वो स्क्रीन ग्लो करती है। तो इसी तरह के जितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट या प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए कुछ चीजें स्टडी की हैं, उसका कंक्लूजन या एक्सट्रैक्शन जो किया वो किया जे थॉमसन ने। वो क्या है? हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो अब मैं आपको शॉर्ट में प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कैथोड रेज की, सो दैट आपको पता रहे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि कैथोड रेज में और कुछ नहीं, वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे या जो भी पार्टिकल्स थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों की वो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कैथोड रेज की। सो जे थॉमसन ने जो प्रॉपर्टीज से या प्रॉपर्टीज निकाली हैं उस एक्सपेरिमेंट से, वो क्या है देखिए। सबसे पहले है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ये दे क्या मतलब है? कैथोड रेज के लिए कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शेडो आती है ना, शेडो, शार्प शेडो आती है। शार्प शेडो का मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही फिगर, उसी वैसे जैसा ही फिगर की पूरी शैडो बन गई। वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। सोचिए अगर किसी और एंगल से पड़ रही होगी तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल हूबहू उसकी शैडो ऐसी नहीं आएगी, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके पास मास है या थोड़ा वेट है, जिसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया था, एक व्हील या पैडल लगाया हो एक्सेल पे जो रोटेट करता है, जो कि पुश कर सके। पार्टिकल्स में अगर थोड़ा सा भी मास होगा या मटेरियल पार्टिकल्स होंगे तो वो पुश करेंगे और वो आपका व्हील जो लगा हुआ था वो रोटेट करेगा। ठीक। सेकंड, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड से कि आपका ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी रेज, तो डिफ्लेक्शन किसकी तरफ होगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। फाइन। देन है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअली इसमें उन्होंने फॉयल यूज की। ठीक है, फॉयल जिस मेटल की यूज की, जब बाद में उसको चेक किया, जब रेज पास हो जा रही थी, देन वो जो आपके फॉयल थी वो गर्म हो जाती थी। इसका मतलब कि रेज हीटिंग इफेक्ट कॉज कर रही हैं, राइट। उसके बाद क्या है, दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। ये भी नोट किया कि गैस जो है वो आयनाइज हो जा रही है, क्योंकि आपके देखिए अगर पार्टिकल्स निकल रहे हैं, आयंस निकल रहे हैं, वो आप एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कई चीजें ऑब्जर्व की। ठीक, तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट 1897 में किए। इसी तरह से 4-5 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस एक्स रेज when they strike against surface of hard metals। देखिए आपको पता है कि surface of hard metals पे जब हम स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी तरह की रेस को, कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। आपको याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने कभी पढ़ा हो, आगे भी आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 10th में हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि सरफेस ऑफ मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। तो यही कनेक्टिंग चीज है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जानना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे एक्सपेरिमेंट में आएंगी, जहां पे ये सब चीजें रिपीट होती नजर आएंगी आपको। ठीक। उसके बाद क्या हो गया, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया ना उन्होंने, उसकी वॉल्स पे जब ये रेज पास हो रही थी तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई, या फिर अगर कोई इस तरह की आप मटेरियल यूज करते हैं वहां उस पर भी फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई।
फ्लोरोसेंस क्या है, जैसे आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू का कलर नहीं है फ्लोरोसेंट वाला कलर, वो चीज। तो मतलब एक इस तरह से कैथोड रेज वो इफेक्ट भी शो कर रही थी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। देन फोटोग्राफिक प्लेट्स को वो इफेक्ट करती हैं। नेचुरली मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है, तो उस पर आपके पार्टिकल्स जब स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, ठीक। देन दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज कीजिए जो आपने फॉइल या कुछ भी यूज किया है एक्सपेरिमेंट में, उसकी थिकनेस पतली है तो ये पार्टिकल्स पास कर जाएंगे उसमें से। जब तक वो ग्रेटर थिकनेस नहीं है पार्टिकल्स को आप स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं द नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। मेन चीज यही थी हमारे लिए कि नेगेटिवली चार्ज है, मटेरियल पार्टिकल्स है, मतलब उनका थोड़ा कुछ मास है, और कैथोड रेस उसमें प्रेजेंट है, उनको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद देखिए फर्दर क्या हुआ, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए टू कैलकुलेट ई बाय एम रेशियो। ई बाय एम रेशियो क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, ई बाय एम। ई आपका होता है चार्ज, एम है मास। ई बाय एम रेशियो कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड देन मुलिकन एक और साइंटिस्ट हुए, मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देती हूँ, यहां लिख रही हूं, मुलिकन, ठीक है। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ टू कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक, आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, क्योंकि वो यूजुअली नहीं पूछा जाता है ऐसा, बट पता होना चाहिए कि किस एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि कई बार आपका एमसीक्यू सिंपल वाला ही आ जाता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसकी वजह से चार्ज कैलकुलेट हुआ या मास कैलकुलेट हुआ, दैट्स वाई। तो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मास कैलकुलेट हुआ था इलेक्ट्रॉन का, और जे थॉमसन ने ई बाय एम रेशियो निकाली, ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो। दोनों ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास देखिए क्या निकल के आएगा, मास भी आ जाएगा और चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो करते हैं और उसके बाद मास और चार्ज क्या है हमारा वो देखते हैं। सो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया ई बाय एम रेशियो। कैसे किया, देखिए उन्होंने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ना, उसी में उन्होंने इलेक्ट्रोड्स जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे वो डिफरेंट मेटल्स के यूज किए, और जो गैसेस थी उसको भी बार बार, जो गैस आप ले रहे थे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको भी उन्होंने बार बार चेंज किया। बट एवरी टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, चाहे हम कोई भी गैस ले लें, ठीक है, या इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का हो, ई बाय एम रेशियो हमेशा सेम आई, और वो कितनी थी, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, यानी ई की, एम के लिए ग्राम, कूलम पर ग्राम, तो हर बार सेम ही आई। इसका मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड द मटेरियल यू आर यूजिंग फॉर इलेक्ट्रोड, ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा सेम रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसकी आप बात कर रहे हो, किसी में भी हो, उसकी ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कैलकुलेट क्या किया गया, मास। ये किया था जे थॉमसन ने, मैं फिर बता दे रही हूँ, थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसे, और ये मुलिकन ने, मास मुलिकन ने कैलकुलेट किया। उन्होंने क्या किया, ई डिवाइड बाय ई बाय एम, उन्होंने चार्ज को डिवाइड कर दिया ई बाय एम रेशियो से। देखिए क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1.78 इंटू 10⁸8। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, या केजी में करना हो तो -31 केजी। अब ये जो मास कैलकुलेट किया गया इसे कहा जाता है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब, रेस्ट नाम से पता लग रहा है मतलब कि रेस्टिंग स्टेट में है। कंसीडर क्या किया गया, देखिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बट विद द वेलोसिटी वेरी मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10⁸, सॉरी, तो उससे काफी लेस वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो ऑलमोस्ट क्या कंसीडर की गया कि रेस्टिंग स्टेट में ही है, इसलिए इस मास को कंसीडर किया गया या नाम दिया गया रेस्ट मास। क्लियर, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, और वैसे केजी वाली वैल्यू याद रखनी है, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, क्योंकि ये हमारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। एक ये और एक ये चार्ज की वैल्यू ये यूज होती है, ई बाय एम की इतनी नहीं होती बट चार्ज की यूज होती है। देन हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस करने के बाद, इट इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये हमें क्लियर हो गया, एंड विच हैज अ मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, कंपैरेटिव स्टडी की गई तो उससे पता चला जो इसका मास है
किसके बराबर है? 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का नॉर्मली आप मास क्या कंसिडर करते हो? 1, है ना, 1 U कंसिडर करते हो, 1 ग्राम। तो उसी का कंपैरिजन करते हुए निकाला गया ये चीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पैरेलली डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की फ्रॉम एनोड रेज। तो अब हम स्टडी करेंगे एनोड रेज के बारे में। उसका एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ वैसे ही कंसीडर क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और हमें पता है एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तभी न्यूट्रल है एटम। तो गोल्डस्टीन ने देखिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, ठीक है, और ये डिस्कवरी हुई 1886 में, ठीक है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गोल्डस्टीन ने। उन्होंने क्या किया? जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ था वैसे ही इन्होंने किया क्या उसमें कि इन्होंने, अब आप सोच रहे होंगे, देखिए एक चीज़ और, पिछले वाले में ईयर मैंने लिखा था जे थॉमसन 1897, है ना, और ये 1886, ये पहले है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट हुआ उसके बारे में है। ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन आया, कब डिस्कवरी हुई, फाइनलाइज हुआ सारी प्रॉपर्टीज, मैंने उसका ईयर बताया था, जे थॉमसन वाला, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें ये देखा 2-3 चीज़ें चेंज की। एक तो ये कि कैथोड परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड मतलब कि बीच में से होल्स हो, कि उसमें से पास कर सके कुछ चीज़ें, ठीक है, रेज पास कर सके, बेसिकली रेज पास कराने के लिए उन्होंने कंसीडर किया था वो। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज़ किया, कोटिंग की उसकी ग्लास वॉल पे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उस पर। तो जैसे एक्सपेरिमेंट आपका पहले हुआ था इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वैसे ही पैरेलली सिमिलर प्रोटॉन के लिए भी किया उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज, जैसे कैथोड रेज आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज मूव कर रही हैं, जो कि परफोरेटेड कैथोड के बीच में से निकल के जा रही हैं, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो यानी जैसे कैथोड में आपकी जो रेज थी वो कहाँ थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। एनोड रेज आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल है जो पॉजिटिव साइड से निकल रहा है नेचुरली, जो नेगेटिव की तरफ खींचा चला जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, एंड मोर ओवर उन्हें क्या कहा गया? कैनाल रेज। कैनाल रेज मतलब एनोड रेज को ही कैनाल रेज क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने कहा ना परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड मतलब जिसमें बीच में होल्स हैं, उन होल्स में से ये रेज पास करके जा रही थी, इसलिए इनका दूसरा नाम है कैनाल रेज। तो सेम इसी पार्ट पे उन्होंने, जैसे सारी कैथोड रेज की स्टडी हुई थी वैसे ही फर्दर एनोड रेज की स्टडी हुई, कुछ प्रॉपर्टीज उसके लिए भी ऑब्जर्व की गई, एंड फाइनली ये कंसीडर हुआ कि प्रोटॉन की आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी हुई। तो अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एनोड रेज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या है? देखिए सेम है ऑलमोस्ट, कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम ही हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ये हमने वहां भी पढ़ी थी कैथोड रेज में भी। देन दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये हमने कैथोड रेज के लिए भी स्टडी किया था। फिर आती है पॉजिटिव रेज, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है कि कैरी करते हुए जा रही थी, इसलिए पॉजिटिव रेज, मतलब इसमें पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे इस वजह से। देन E/m, ये वाली चीज यहां डिफरेंट आई। E/m रेशियो, इसके केस में क्या देखा गया? डिफरेंट था फॉर पार्टिकल्स जो आपने अलग अलग लिए, ठीक है, फॉर पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेज। क्यों? क्योंकि आपने जितनी बार अलग अलग गैसेस कंसीडर की उस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग वैल्यूज आई आपकी E/m की। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट हो गया फ्रॉम कैथोड रेज। कुछ और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो गया, अच्छा ये तो हमने कंसीडर ही कर लिया। फिर फ्लोरेसेंस शो कर रही थी, तो ऐसे ही 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी करते हैं, चलिए। देन क्या है आपका अगला पॉइंट? देखिए हमने क्या E और E/m, है ना, उसके लिए भी कंसीडर किया था। E/m यानी E/m रेशियो कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और मास की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है? E की वैल्यू जो पार्टिकल्स थे उन रेस के, उसके लिए जब कंसीडर किया गया तो ये देखा गया कि डिपेंडेंट है अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच वॉज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसीलिए अगर आप गैसेस चेंज करते जा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो E की वैल्यू, E/m की वैल्यू दोनों ही चेंज हो रही थी। E/m चेंज हो रही थी ना, E की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। फिर कंसीडर किया गया, देखिए अगला पॉइंट क्या है? मास। मास को भी जब चेक किया गया तो ये भी, अगर आप गैसेस चेंज कर रहे हो तो मास की भी वैल्यू चेंज हो रही है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो ये कंसीडर किया गया कि वो वैल्यू 1 यूनिट, जैसे सपोज कीजिए आपके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए आई थी ना, वैसे ही 1 यूनिट जब आपने सबसे लाइटेस्ट गैस ली, यानी कि हाइड्रोजन गैस,
तब आई है वैल्यू। तो उसके लिए क्या कहा गया फिर कि वैल्यू इज फाउंड टू बी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ एटम ऑफ द गैस। और हाइड्रोजन गैस जब कंसीडर किया तो उसको आप ये कह सकते हो रेफरेंस रखते हुए जो 1 यूनिट वैल्यू आई है उसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने वैल्यू कंसीडर की फाइनली। एंड फाइनली आपकी वैल्यू मास की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड फाइनली आपकी वैल्यू क्या आई है वो देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जैसे आपने वहां पे किया था 9.1 इंटू 10⁻31 है ना kg, यहाँ पे भी अगर ग्राम में होगा तो क्या आ जाएगा देखिए -24 10⁻24। तो अब आपको ये m की वैल्यू याद रखनी है, ठीक। और एक और आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, फ्लोरेसेंस। मैंने कहा ना जिंक सल्फाइड स्क्रीन की अगर आप कोटिंग कर देते हो तो ऑब्जर्व किया गया कि जैसे कैथोड रेज फ्लोरेसेंस शो करते थे ये भी शो करती थी। तो ये तो हो गई बात एनोड रेज, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अब जो अगला इशू आया साइंटिस्ट के सामने या आपको कह सकते हो प्रॉब्लम आई वो ये आई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एटम में प्रेजेंट हैं लेकिन किस तरह से प्रेजेंट है, कैसे अरेंज है, किस तरह से अरेंज है कि ओवरऑल न्यूट्रल हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि ओवरऑल आपका एटम हमें पता है, ठीक है, कि स्टेबल है। तो उसका रीज़न क्या था, उसके लिए फिर आगे फर्दर कई मॉडल्स दिए गए, धीरे धीरे करके मॉडल्स आने लगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके बाद न्यूट्रॉन भी हमें करना है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर लेते हैं, उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है बट जस्ट आपको ओवरऑल न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मैं आप कह सकते हैं हिंट दे सकती हूँ कि क्या है। और वन मोर थिंग, यस, प्रोटॉन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की लिखी थी, वो फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड विच हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां हमने क्या किया था 1/1837 किया था ना, यहां जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऑलमोस्ट बाकी आपकी वहां 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था, यहां 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेशन में। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, चैडविक 1932। उन्होंने क्या किया एक्चुअली, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ, उसमें उन्होंने एक्चुअली किया क्या, कुछ लाइट जो मटेरियल्स हैं जैसे बेरिलियम, बोरोन, उनको बम्बार्ड कराया अल्फा पार्टिकल से। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी रेज भी निकलती हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई चार्ज नहीं है बट उनका मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन है। तो इसी तरह से उन्होंने फर्दर जो स्टडी की उससे उनको पता लगा वो पार्टिकल वो जो निकल रहा था दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्या आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बट इट हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन, ठीक है। अब हमारी ये सारा हम करने के बाद एक बारी कुछ और चीज़ें हैं कि एटॉमिक नंबर क्या, प्रोटॉन नंबर क्या, वो सब भी आएगा क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है, न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है अभी मैंने आपको बताई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर अगर किसी और यूनिट में जैसे कि 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्यों बताइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो ओवरऑल हमारा तीनों हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन 1 पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। मास आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना हुआ 1.67 या 1.6 अप्रॉक्स आप कर लो इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये सारी वैल्यूज आपकी ना यूज होती रहेंगी कहीं ना कहीं, इसलिए इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। रिवाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन किसने किया, थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक। ये सारी स्टडी होने के बाद उसके बाद अच्छा एक चीज़ और आती है, जो आपका टेलीविजन पिक्चर है, ठीक है। टेलीविजन आप कह सकते हो, उसकी पिक्चर की जो ट्यूब होती है, जो पहले वाले टेलीविजन होते थे, वो क्या होता था, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली अगर हम जानना चाहें तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं कैथोड रे ट्यूब से होती हैं, ठीक है। वो जो उनका अंदर का सेटअप होता है, जो पहले वाले टीवी होते थे डिब्बे वाले, उनका कैथोड रे ट्यूब्स उसके अंदर होती हैं, और वो जो आपको पिक्चर नजर आ रही होती है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्लोरेसेंस। उस स्क्रीन पे जो फ्लोरेसेंस होती है, फ्लोरेसेंस के साथ आपने वो सूटेबल मटेरियल यूज किया होता है जिससे कि कोटिंग हो रखी होती है, उसी वजह से आपको वो पिक्चर नजर आ रही होती है, ठीक है। ये वो जो आपके पहले वाले टेलीविजन थे उनकी बात हो रही है कि उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, या फिर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनका भी यही बेसिक प्रिंसिपल था, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है क्या ये रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी किसने स्टडी किया, किसने डिस्कवर किया, हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है।
हेनरी बैक्वेरेल। है क्या रेडियो एक्टिविटी? एक्चुअली इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, है ना। आपको ध्यान हो, मैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इस साइड बना लेते हैं हम, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा। एक हमने कैविटी क्रिएट की लेड की, ठीक, उसमें हमने एक अंदर मटेरियल रखा, यहाँ सेंटर में मैंने मटेरियल रखा हुआ है, तो जिससे कि एमिशन होगी आपकी। ये लेड है, ठीक है, और ये आपकी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। जब आप इसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल में से एमिशंस होंगी, वो एमिशंस कहाँ जाएंगी? आपने उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉल कराया, ठीक है, और क्या किया, इस साइड क्या कर दिया आपने? एनोड कैथोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिया, मतलब कैथोड, ठीक, और इस साइड एनोड। अब जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराओगे, वो एमिशंस जो होंगी, कुछ तो ऐसी हैं जो स्ट्रेट जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ जो इस साइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें हम क्या कह रहे हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस वाया या थ्रू रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पे मैंने इसलिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जनरल लिख दिया है। यहाँ से एमिशंस हुई। अब इसकी स्टडी क्या की गई कि देखो कुछ रेज ऐसी हैं जो डिफ्लेक्ट किसकी तरफ हो रही हैं? एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, तो ये यानी नेचुरली ये डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव की तरफ, तो ये खुद कैसी होंगी? नेगेटिवली चार्ज, तो इनका नाम दे दिया गया बीटा रेज। फिर दूसरी साइड जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, उनका क्या नाम दे दिया गया? अल्फा रेज, क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं। और कुछ ऐसी हैं जो अनडिफ्लेक्टेड थी, स्ट्रेट चली गई, दैट आर गामा रेज। तो अब आप यहां से अगर कंसीडर करें, अल्फा क्या हो गया? अल्फा कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई ही है, ठीक है, ये भी आपका काम आएगा आगे रिएक्शंस में भी कई जगह, ठीक है। इसलिए अल्फा रेज याद रखना कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई ही है, जिसका 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर, ठीक। देन बीटा रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन, -1 नेगेटिव चार्ज, ठीक, फाइन। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है एक तरह से, हम इस तरह से लिखते हैं। और गामा रेज आपकी कुछ नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रेडियो एक्टिविटी का। ये भी आगे नेचुरली जितनी आप रिसर्च करते जा रहे हैं, सब जगह कहीं ना कहीं यूज होता ही है, एमिशंस हो ही रही है, रेडिएशन की बात हो रही है, ठीक। आगे और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, वहां पे भी इसी तरह से होगा, ठीक है। आगे आपका थिन गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट आएगा, रदरफोर्ड का, वहां पे भी इस तरह की चीजें आएंगी। इसीलिए मैंने आपका बेसिक जो था रेडियो एक्टिविटी, दैट आई टोल्ड यू कि है क्या चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ एटम। स्टार्टिंग के जो मॉडल्स दिए गए हम सब कंसिडर करेंगे। सबसे पहला मॉडल था, देखिए, थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का ही दिया हुआ। यहाँ मैंने एक फिगर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, एक पूरा सर्कल सा है, स्फीयर है, वो पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको एम्बेडेड यानी धंसे हुए दिख रहे हैं। उसने एक्चुअली क्या माना कि आपका जो स्फीयर है पूरा वो पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, एटम का, उसमें मास जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल ऑलरेडी स्प्रेड है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से धंसे हुए हैं कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी आ जाए, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए हैं कि ओवरऑल एटम आपका क्या बन जाए? न्यूट्रल। तो ये मॉडल आपका किससे इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? रेजिन पुडिंग मॉडल, ठीक है। रेजिन क्या होती है? किशमिश। पुडिंग आपकी स्वीट डिश है एक्चुअली, ठीक है। तो किशमिश जैसे धंसी होती है ना हमारी स्वीट डिश में बीच में, चाहे खीर कह लो, चाहे किसी भी चीज को ले लो, कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल, उसी तरह से ये है, इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं बीच बीच में धंसा है। या फिर इसका नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि उसमें भी सीड्स पूरे इसी तरह से धंसे होते हैं। बट इस मॉडल में न्यूट्रलिटी आपकी ओवरऑल उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, फर्दर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो ये वाला मॉडल आपका डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो नया मॉडल आया वो है रदरफोर्ड मॉडल। इसको आप न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हो। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से, इस मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। क्या किया देखिए रदरफोर्ड ने, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक आपको ब्लॉक ऑफ लेड लिया हुआ है, मैंने रेडियो एक्टिविटी इसीलिए पढ़ाया था, ठीक है। उसमें सेंटर में रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है रेडियम, उसने रेडियम लिया था, और इसमें से निकल रही हैं आपकी अल्फा रेज। अल्फा रेज को उसने फॉल करवाया थिन गोल्ड फॉइल पे, यानी बम्बार्डमेंट कराई है अल्फा रेज की थिन गोल्ड फॉइल पे,
ठीक है। और ये जो सेंटर में क्या है, स्लिट ली हुई है कि रेज आपकी स्ट्रेट ही जाए, स्कैटर्ड होके ना जाए, एक सिंगल रे आपकी जाए। और ये जो आपका गोला सा है, ये क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसपे कि फ्लोरेसेंस होती है, जो हमने पहले अभी पढ़ा। सेम वही चीज है, उसी को कंसीडर करते हुए पूरा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब देखा क्या उसने, ऑब्जर्व क्या किया कि जो अल्फा रेज निकल रही थी, कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, कुछ आपकी डिफ्लेक्ट हो गई ऊपर को, कुछ नीचे को, क्योंकि उसने फील्ड अप्लाई की हुई थी। ठीक है, अब इस सारे से पता क्या लगता है, और कुछ ऐसी थी जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं, सीधे स्ट्रेट चली गई सेंटर वाली। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं पॉइंट। डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस है। डिफ्लेक्शन भाई इसलिए नहीं होगी ना क्योंकि खाली एरिया होगा तो कहीं भी जा सकती है रेज। तो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कंसीडर किया कि एटम के अंदर काफी खाली स्पेस है, इसीलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। दूसरा उसने क्या किया, कुछ ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं थ्रू स्मॉल एंगल्स। अब डिफ्लेक्ट आपकी अल्फा रेज कब होंगी, जब पॉजिटिव चार्ज ही हो, क्योंकि अल्फा रेज का भी पॉजिटिव चार्ज। और रिपल्शन कब होगी, जब पॉजिटिव वाली चीज ही कुछ हो वहां पे। तो उसने क्या कंसीडर किया कि कुछ है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव वाली कोई पार्टिकल या चीज जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है थ्रू स्मॉल एंगल्स। तीसरी चीज जो उसने ऑब्जर्व की वो ये की कि जब रेज निकल रही थी तो कुछ आपकी ऐसी थी जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट बैक हो गई। उसका कारण क्या है, डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो रही है उसका मतलब क्या होगा कि कोई तो हैवी पार्टिकल है सेंटर में जिससे कि वो टकरा के कंप्लीटली वापस आ गई। तो ये सारी स्टडी करने के बाद उसने क्या कंसीडर किया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस तो नहीं, उसने कहा एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है जो कि हैवी है, और उसी को फर्दर फिर नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। तो इस तरह से डिस्कवरी किसकी हुई, न्यूक्लियस की। और रदरफोर्ड का उसके बाद फिर मॉडल आया, अब हम वो पढ़ेंगे मॉडल कि कैसे न्यूक्लियस कहाँ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है, वो पढ़ेंगे। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नो डाउट सिलेबस में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक, सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, बेसिक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है। सो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए क्या उसने कंसीडर किया, दो पार्ट हैं पूरे मॉडल के, आप कह सकते हो पूरे एटम के, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट। इस डायग्राम में देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास हैं। तो इसने क्या कहा कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, उसने ये कहा कि मेनली पूरे एटम का मास कहाँ कंसेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। ठीक है, मेनली मास किस चीज का है, न्यूक्लियस का, है ना। मतलब पूरे एटम में अगर एटम का ओवरऑल मास कंसीडर कर रहे हो तो वो क्यों हैवी है, क्यों उसका मास है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेनली न्यूक्लियस। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो क्या कंसीडर किया गया कि मास खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इससे कंसीडर किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, दो चीजें निकल के आई, सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट मतलब एटम का पूरा मास ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से। ठीक, ये सारी चीज इससे फाइनल हुई न्यूक्लियस वाले पार्ट से। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है कि जो न्यूक्लियस से बाहर वाला आपका एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने साइड में दिखाए हुए हैं। ठीक, और ओवरऑल न्यूट्रलिटी के लिए जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, तभी न्यूट्रल होगा। फिर नेक्स्ट चीज आपकी ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फील करेंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। उसके लिए रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये चीज ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हम ये कह सकते हैं रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। अब उससे क्या होगा, एक तो है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो कैसे बैलेंस होगी, कोई फोर्स बाहर लग रही हो तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो स्टेशनरी नहीं है, तो क्या फोर्स जनरेट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, यही कहेंगे ना
ये कैसे आपकी बैलेंस्ड होती है, इसके बजाय मुझे लिखना चाहिए बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, सॉरी रोटेट नहीं कहेंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, नेचुरली रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेशनरी नहीं है, तो एक फोर्स बाहर की तरफ जनरेट हो रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, कैंसिल आउट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। ये थी आपके रदरफोर्ड मॉडल की थ्योरी कह सकते हो या उसका कॉन्सेप्ट। तो एक तरह से काफी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है रदरफोर्ड की। उसका कारण क्या है कि उन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया एटम का, कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्रोटॉन कहाँ, और प्रेजेंस कैसी, चार्ज एंड ऑल। इस वजह से रदरफोर्ड मॉडल जो है वो काफी हद तक कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ देखिए बात आ रही है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या चीज है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी से रिलेटेड करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन सब का आपस का रिलेशन। सो नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब देखिए हमें पता लग गया एटम क्या है, न्यूट्रल, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे एटम में, तभी न्यूट्रल है, अदरवाइज नहीं। तो एक चीज लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हुए हमारे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबके लिए है केस, चाहे कोई भी एटम हो आपका, है ना। एक चीज तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही है जो एक्चुअली आपका एटम का नंबर है। तो इसके लिए क्या कह दिया गया, एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर इज दैट नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने हैं, यहां लिख देती हूं मैं, प्रेजेंट इन एटम, ठीक है, ये दोनों के लिए है कंबाइंड, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन्स को हम डिनोट करते हैं Z से, या आप ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। दूसरी चीज क्या है, देखिए मास नंबर। मास नंबर है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है P प्लस एन। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने P प्लस एन लिखा था ना, ये वही चीज है। न्यूक्लियस के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। और हमने क्या कहा था रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग कि ओवरऑल एटम का जो मास है दैट इज मेनली कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, तभी इसका नाम क्या दे दिया, मास नंबर, ठीक। ये डिनोट होता है A से। अब एक सिंबल है, अगर किसी भी एलिमेंट का हमने X ले लिया, A ऊपर लिखा जाता है, मतलब कि मास नंबर ऊपर, Z नीचे, एटॉमिक नंबर नीचे, ठीक है। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूं, कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का आपने सिंबल C लिखा, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। तो ये क्या हो गया, पूरा आपका एलिमेंट का सिंबल अलोंग विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो आपने रिप्रेजेंट किया। तो आप इसको ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक। मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि हम कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम लेते हैं, Na सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, Z इज इक्वल टू 11, और मास नंबर या एटॉमिक मास इसका क्या है आपको पता है, 23, ठीक है। क्या आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम, P प्लस एन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर है, मास नंबर के बराबर। और प्रोटॉन नंबर हमारा क्या होता है, सेम वही एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो आप Z जो है वो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का ही नंबर हुआ, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को ना प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं कभी कभी। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। देखिए कैसे, A है आपका P प्लस एन, है ना, और वो उधर आपका Z क्या है, एक तरह से एटॉमिक नंबर ही है। तो मैंने यहाँ पुट किया प्रोटॉन की जगह 11 प्लस एन इज इक्वल टू 23। अब आप माइनस करेंगे 23 में से 11 तो क्या आ जाएगा, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सोडियम में कितने आ गए, 12। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारी नॉलेज जो हमने अभी स्टडी की। ये था सारा आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा आइसोटोप, आइसोबार्स, जो हम पहले भी एक बार डाल्टन थ्योरी में पढ़ चुके हैं, उसकी डिटेल है अब, ठीक है। चलिए वो स्टडी करते हैं।
जो आपने डाल्टन्स थ्योरी में, मॉडर्न डाल्टन्स थ्योरी में या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, क्या है वो चीज? देखिए, सबसे पहले है आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। नेचुरली सेम ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब उनका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें सेम रहेंगे, लेकिन क्या फर्क होगा उसमें? मास नंबर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मास नंबर यानी ए की वैल्यू डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने हाइड्रोजन का लिया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, ये हमें क्लियर है, लेकिन मास नंबर एक का 1, एक का 2, एक का 3। अच्छा, मैं बार बार मास नंबर बोल रही हूँ और एटॉमिक मास भी आपने पढ़ा हुआ है। ये मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क क्या है? एटॉमिक मास आपका ऑन एन एवरेज होता है ना। मैंने आपको कहा था, फ्रैक्शनल एबंडेंस वाली एक चीज बताई थी, जितने अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं उनका सबका मिला के कैलकुलेट एवरेज वैल्यू की जाती है, तो वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो, लेकिन मास नंबर आपका हमेशा होल नंबर होगा। यूजुअली जो आप यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल में मास नंबर ही है, ठीक है। बहुत जगह हम सिमिलर कंसीडर कर लेते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है। तो कोई भी पूछे, मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, एटॉमिक मास आपका जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो। देन बैक टू द टॉपिक, 3 आपके आइसोटोप्स हो गए, इसका आपका प्रोटॉन बोलते हो आप इसको, है ना, ये ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये नाम ना भी पता हो, 3 आइसोटोप्स हैं आपके, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोटोप्स जो आपने पढ़ा होगा, कार्बन 12 है ना और कार्बन 14 पढ़ रखा है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 16 और 18 वाला मास नंबर, नाइट्रोजन के लिए, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो आपको 2-2 एग्जांपल एटलीस्ट आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स, ये एक तरह से इसका रिवर्स है, हम ये कह सकते हैं। कैसे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो क्या डिफरेंट होगा? हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नेचुरली डिफरेंट ही होगा, बट हैविंग सेम मास नंबर, यानी यहाँ Z डिफरेंट हो गया, A सेम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, तीनों का मास नंबर 40, ठीक है, और इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर, ये आपका 20, ठीक है, ये आपका 19 और ये 18, क्लियर? आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, राइट। तो अब तीनों का आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, बट मास नंबर सेम है। यहां से आपको क्या पता लग रहा है? जैसे ये है, ये आपका 19 और ये 40, एक्चुअली पोटेशियम का जो एक्चुअल मास नंबर है या आप एटॉमिक मास जो कंसीडर करते हो वो, और ये आइसोटोप है ना। ऐसे ये तो आपका इसका एक्चुअल था ही, आर्गन का भी इसका ये एक्चुअल नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आपस में, जिनके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो आपस में आइसोबार्स हैं, लेकिन यही एलिमेंट आपका किसी और के साथ आइसोटोप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मास नंबर उसके साथ डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, अपने ही एलिमेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका एग्जांपल हो गया आइसोबार का। फिर आता है आपका आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स बच्चों को यूजुअली याद रहता है, आइसोटोन्स भूल जाता है। इसके लिए याद रखना, ये एन वर्ड आ रहा है ना आइसोटोन में, एन, तो याद रखना एन फॉर न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स वो हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, ठीक है, इसका 12, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सपोज कीजिए ये आपका 16, ये 14 इसको हम 15 ले लेते हैं, तभी आपका करेक्ट आएगा। लेट्स चेक, यहाँ पे आपका कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको आप माइनस अगर कर रहे हो मास नंबर और इसको, यहाँ पे इसको 14 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लिया मैंने? 14 में से 6 माइनस किया, 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, ये अब बना आपका आइसोटोन्स, 8 न्यूट्रॉन्स हैं सब में। अगर मैं आपका कार्बन और नाइट्रोजन का दूसरा वाला आइसोटोप लेती, यहाँ 12 ले लेती, यहाँ 14 ले लेती, तो वो आइसोटोन्स नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं ना। तो ये केस वो है जहां तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, ठीक है। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। अब इन सारी चीजों से जो हमने पढ़ा है,
इसका क्लब करके हम ये कह सकते हैं कुछ कंक्लूजन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्विक आंसर करने में हेल्प करेंगे, या एमसीक्यूज में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वहां हेल्प करेंगे, वो करते हैं। और उसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चंस। एक और चीज है या एक और टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है एमसीक्यूज में। देखिए आपको कुछ पेयर्स, या तो कई बार पेयर होता है, कई बार ग्रुप्स दिए होते हैं, और क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। उसमें फिगर आउट करना होता है कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक हैं, नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या। नाम से पता लग रहा है आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कोई O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, देन नियॉन, सोडियम प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। ये मैंने काफ़ी सारे आइटम्स साथ में एलिमेंट्स ले लिए, सबके ऊपर अलग अलग चार्ज है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर ले रही हूँ, और जो उसका चार्ज है उसके हिसाब से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली उतने प्लस होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ गया 10, यहाँ भी 10 आ गया, 9 + 1 10, इसका होता ही 10 है ना। सोडियम का 11 में से 1 कम 10, 12 में से 2 कम 10, 13 में से 3 कम 10, तो सब में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपको इसका क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, जस्ट एटॉमिक नंबर देखना है, जो उसका चार्ज है वो देखना है, और कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर, ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब जितना आपने अभी सारा टॉपिक पढ़ा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, उसको क्लब करके कुछ मैं कह सकती हूँ कि शॉर्टकट्स हैं जो कि एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में कई बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, या आपका क्वेश्चन ऐसा आता है चार्ज स्टेटमेंट दी है, उसमें बहुत सोचने में कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपका क्या किया है, शॉर्ट में कुछ चीजें लिखी हैं। देखिए क्या है वो, आइसोटोप्स में सेम प्रोटॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि आइसोटोप्स है यानी एटॉमिक नंबर सेम, तो प्रोटॉन नंबर सेम, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ये 3 चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक। देन आइसोबार्स में डिफरेंट प्रोटॉन्स, यस, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होता है, डिफरेंट एंड न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन आइसोटोन्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेम डिफरेंट, डिफरेंट सेम कब क्या चीज है। इसलिए मैंने 3 ये क्लब करके लिख दिया ताकि आपको ये हेल्प कर सके एग्जाम टाइम के लिए। फिर एक चीज और है, देखिए आपका न्यूट्रल एटम जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, Z, जिसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन एनायन और कैटायन, इसके केस में क्या होगा, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ XN नेगेटिव से, और कैटायन को MN पॉजिटिव, तो एनायन आपका नेगेटिव आयन है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर आपका जो था प्लस n, ये n क्या है, वो चार्ज जो आपका उस एटम के ऊपर है, n नेगेटिव वाला, n दैट इज चार्ज, यहाँ पे n चार्ज है, न्यूट्रॉन नहीं है। ऐसे ही कैटायन के केस में, पॉजिटिव एनायन के केस में प्रोटॉन ज्यादा होगा नेचुरली, तभी वो कैटायन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्योंकि वो कैटायन है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ। यहाँ इलेक्ट्रॉन आप कैसे करोगे, वो जो आपकी चार्ज की वैल्यू थी 1 + 2 + जो भी है उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस करोगे, ठीक। तो ये सारा आप कह सकते हो क्लब करके शॉर्टकट्स थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी एक इस तरह से एलिमेंट दिया होगा, सिंबल उसका अलोंग विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, पूछा आपसे कई सारी चीजें हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको उस सिंबल से क्या पता लग रहा है, एटॉमिक नंबर पता लग रहा है ना, सो व्हाट यू विल राइट, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है, यानी हमारा एटॉमिक नंबर निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आएगा 92। 3 चीज निकल गई। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर। मास नंबर भी आपको दिख रहा है कितना, मास नंबर इज इक्वल टू 238। क्लियर, क्या रह गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आपका कहां से आएगा,
P प्लस N, मास नंबर किसके बराबर होता है? देखिए, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता ना। अच्छा, एक चीज और, P प्लस N को हम, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, बताना मैं भूल गई, न्यूक्लियॉन्स, NuCleons, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। तो ये आपका P प्लस N होता है। P आपका क्या है? आपको P पता है, मास नंबर पता है, न्यूट्रॉन्स नहीं पता ना। तो मास नंबर में से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो कैलकुलेट हो जाएगा। मास नंबर है 238 माइनस 92, ये आपका आगे वैल्यू 146, तो यानी इसमें 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन फिर, अब जैसे ये तो आपका न्यूट्रल एलिमेंट था, इसी तरह से आपके क्वेश्चन किस पे आ सकते हैं? कैटायंस पे, एनायंस पे। वो आपको पता होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होगा सिंबल दिया होगा, कई बार इस तरह से दिया होगा, कैल्शियम आयन है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, देखो कैटायन होता है, बट स्टिल उसने खाली कैल्शियम आयन दिया है क्वेश्चन में। एटॉमिक नंबर दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको बाकी सारी चीजें। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे आ गए 20, इलेक्ट्रॉन्स हमारे अब उतने नहीं आएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये आयन है। एटॉमिक नंबर पता लग गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए, ठीक है। P प्लस N क्या होता है? मास नंबर। P प्लस N इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर यहां से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। प्रोटॉन कितना है? 20, N कितना है? न्यूट्रॉन कितना था? 20, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं कहूं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, तो आपको क्या कंसीडर करना है? आपको पता है कैल्शियम कैटायन ही बनाता है और 2 प्लस बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट होंगे। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? प्रोटॉन नंबर जो भी था आपका, एटॉमिक नंबर जो भी था, उसमें से 2 माइनस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, ठीक। तो एग्जाम में आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, 4 ऑप्शन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा विच वन ऑफ द पेयर्स आर आइसोटोप्स या आर नॉट आइसोटोप्स, इस तरह से पूछ लिया जाता है। सेम चीज आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे पूछी जाती है। आइसोटोप्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये 2 चीज बहुत पूछी जाती हैं। और उसके अलावा ये आता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना। कई बार टैब्यूलर फॉर्म में आ जाता है और कॉलम्स बना देते हैं इन सारी चीज़ों के, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। कुछ कुछ चीज़ें गिवन होती है, कुछ आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो ये सारा आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फर्दर थ्योरीज आती जाएंगी। जैसे इस लेक्चर में तो हम इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर थ्योरीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज आई और नए मॉडल्स। मूव ऑन करते करते हम फर्दर जाएंगे बोहर मॉडल पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक्स सारे समझ में आ गए होंगे। नो डाउट ये सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो किसी को इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन ना हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फॉर अंडरस्टैंडिंग फर्दर टॉपिक्स। सो गो थ्रू दिस लेक्चर, अच्छे से पढ़िए। अब जैसे ये वाला पार्ट है, एमसीक्यूज में तो आता ही है। मैं क्यों एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसका एक रीजन है कि सिलेबस आपका अभी इस ईयर के लिए रिड्यूस हुआ है, नो डाउट सीबीएसई के लिए हुआ है, लेकिन देखिए एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सिलेबस कट नहीं होता है ना, सब कुछ पूछा जाता है। तो उसके लिए अगर आप आधी अधूरी नॉलेज रखेंगे तो कैसे अटेम्प्ट होगा, पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं होगा। इस वजह से मैं सारी चीज़ें कवर करवा रही हूँ। जो चीज़ें अगर, वैसे तो मैंने छोड़ी ही कुछ नहीं है, बट अगर कुछ छूटती है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है उतना, या ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए, वो मैंने ड्रॉप किया है, अदरवाइज सब कुछ कराया है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आप इसको अच्छे से पढ़िए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। एंड दैट नेक्स्ट टाइम हम अपने नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक आप ये ज़रूर रिवाइज करके आइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि कोई भी वीडियो आपको हमारे चैनल की आए तो आप उसको प्लीज़ देख सकें, केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स पढ़ सकें। थैंक यू, बाय बाय।